आप कितनी सैलरी डिमांड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप वो सैलरी कैसे डिमांड कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान जॉब इसलिए करता है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो पाए और अपनी फैमिली की नीड्स फुलफिल कर पाए। जॉब तो लगभग सबको मिल जाती है, पर वो जॉब जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले हम बात करते हैं कि क्यों आपको सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए। आप इतनी मेहनत से स्किल्स एक्वायर करते हो, इतना टाइम यूटिलाइज करते हो पढ़ाई करने में, तो आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए और अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सैलरी डिमांड करनी चाहिए। अगर आप सैलरी डिमांड नहीं करोगे तो आपको कम पैकेज में वो लोग हायर कर लेंगे और आप अगले 2-3 साल तक फिर रिग्रेट करते रहोगे। अब बात करते हैं कि कब आपको सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए। जब आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्किल सेट हो, आपको अपनी नॉलेज पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और आपने टेक्निकल सर्टिफिकेशंस की हो अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑफर लेटर हो ताकि आप उनको ये बता पाओ कि आपके पास इतने पैकेज का ऑफर ऑलरेडी है। अब बात करते हैं रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो अगर कोई रिक्रूटर आपको कम सैलरी में हायर कर ले तो उनके लिए ये विन सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको भी एक एनुअल बजट एलोकेट होता है जिसमें अगर वो किसी कैंडिडेट को कम सैलरी में हायर करे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जो आपको डिसेंट पे करे, वैसे ही रिक्रूटर को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे और उनको लास्ट मोमेंट में उनका ऑफर रिजेक्ट ना कर दे। तो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आपको सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचना कि रिक्रूटर आपके बारे में क्या सोचेगा, कि आपके बारे में ये तो नहीं सोचेगा कि आप ग्रीडी हो, क्योंकि अगर आप ये नेगोशिएट नहीं करोगे तो आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलना, और अगर आप नेगोशिएट करोगे तो रिक्रूटर को भी लगेगा कि आपको अपनी वैल्यू पता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो कि है डूज एंड डोंट्स। पहले बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, आपको अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी इनिशियल स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं करनी, क्योंकि फिर चाहे आपके पास कुछ ज़्यादा ही नॉलेज क्यों ना हो, रिक्रूटर को आपको फिल्टर आउट करने का एक मौका मिल जाता है कि आपने ज़्यादा सैलरी डिमांड की है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट है कि आपको अनरियलिस्टिक पैकेज डिमांड नहीं करना। जैसे कि अगर आपका करंट पैकेज 5 लाख पर एनएम है, आप सीधा उनसे 20 लाख पर एनएम डिमांड नहीं कर सकते, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि आपको रिक्रूटर को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं बतानी। जैसे कि अगर आपके ऊपर एजुकेशन लोन चल रहा है, हाउस लोन चल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको उनको नहीं बोलनी, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ना ही रिक्रूटर को ना ही कंपनी को कुछ भी फर्क पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको रिक्रूटर से बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना और ना ही फाइट करनी है। अगर आपको उनका ऑफर नहीं पसंद आया तो सिंपली आप रिजेक्ट करो और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कब आपकी रिक्वायरमेंट फिर से उनको हो जाए और आपको वो कॉल बैक करें और आपको उस पैकेज में या उससे ज़्यादा पैकेज के लिए ऑफर करें। तो इसलिए आप बिल्कुल फाइट ना करना और ना ही आर्ग्यू करना। अगर नहीं पसंद आया ऑफर तो सिंपली मूव ऑन करना। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको अपना ओवरऑल पैकेज देखकर खुश नहीं हो जाना है। आपको अपनी इन हैंड सैलरी देखनी है कि आपकी टेक अवे सैलरी कितनी है, क्योंकि ओवरऑल पैकेज में काफ़ी सारे वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बोनस अगर आपको तब मिलता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, और कभी आपकी परफॉर्मेंस कम हुई या आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कम हुई तो आपको वो बोनस नहीं मिलेगा, जिससे आपकी सैलरी कम हो जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा अपनी इन हैंड सैलरी देखो कि आपको मंथली या ईयरली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो उस हिसाब से आप अपना ऑफर कंसिडर करो। 6 पॉइंट है कि आपको कोई भी ऑफर इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना। आपको अपना टाइम लेना है, 1-2 ऑफर दूसरी कंपनी से भी लेनी है और फिर उन ऑफर्स को आपको कंपेयर करना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर रहेगी। इसमें आप काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हो, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, आपको हॉलीडेज कितने मिल रहे, पेड लीव्स कितनी मिलेगी, हाइब्रिड वर्क कल्चर होगा या नहीं, और काफ़ी सारे फैक्टर्स देख सकते हो आप इसमें। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता करनी है कि आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। ये आप काफ़ी सारी जगहों से पता कर सकते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, जैसे लिंक्डइन है, glassdoor.com है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है कि यू हैव टू शो देम योर वर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करनी, आपको अपने स्किल्स बताने उनको कि आप उनके लिए टेबल पर क्या रख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि सैलरी नेगोशिएशन लास्ट राउंड में स्टार्ट होती है तो आप बिल्कुल गलत हो। ये फर्स्ट राउंड से ही स्टार्ट हो जाती है,
और जैसा फीडबैक आपका इनिशियल राउंड से जाता है एचआर के पास, तो उस हिसाब से वो आपको पैकेज ऑफर करते हैं या आपको काउंटर पैकेज ऑफर करते हैं, जो आप अगर उनको आपकी सैलरी ज़्यादा लगती है तो। थर्ड पॉइंट है कि आपको अपने रिक्रूटर से ये ज़रूर पूछना है कि हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर। इससे आपके रिक्रूटर पर प्रेशर पड़ेगा और उसको एक कन्विंसिंग आंसर आपको देना ही पड़ेगा कि वो आपको इतना पैकेज क्यों ऑफर कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने रिक्रूटर से अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है, जैसे कि आपका हाइब्रिड वर्क कल्चर होगा या नहीं होगा, मतलब कि आपको कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम अलाउड होगा या नहीं होगा, आपकी कितनी पेड लीव्स होगी, आपको कितनी कंपनी हॉलीडेज मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपको रिइंबर्समेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अलाउड होगी, जैसे कि टेक्निकल सर्टिफिकेशन की फीस या फ़ोन बिल्स या इंटरनेट बिल्स। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है रिक्रूटर के साथ। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको ये पता करना है कि कहीं आप बैकअप कैंडिडेट तो नहीं हो। मोस्टली रिक्रूटर्स क्या करते हैं, दो कैंडिडेट रखते हैं। एक प्राइमरी कैंडिडेट होता है जिसको वो हायर करना चाहते हैं, और एक होता है स्टैंड बाय कैंडिडेट, कि अगर प्राइमरी कैंडिडेट ने लास्ट मोमेंट में ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो स्टैंड बाय कैंडिडेट को हायर कर सके। तो ये आप ऐसे पता कर सकते हो कि अगर आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी डिले हो रहा है, जैसे काफ़ी वो ड्रैग कर रहे हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज के लिए, या रिजल्ट देने में काफ़ी ड्रैग कर रहे हैं और बहुत टाइम ले रहे हैं आपको आउटपुट बताने के लिए कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, या अगर सिलेक्ट हो गए तब भी आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं बता रहे या काफ़ी ड्रैग कर रहे हैं, तो वो आपको समझ जाना है उस टाइम पर कि आप बैकअप कैंडिडेट हो, तो उस हिसाब से आपको अपनी ऑप्शंस देखने दूसरे। सिक्स पॉइंट है कि आपको इमीडिएटली ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना है। आपको कम से कम 24 आवर्स लेने हैं, और अगर आपको कंपनी ने कम सैलरी ऑफर की है तो उस हिसाब से आपको अपनी काउंटर पिच प्रिपेयर करनी है कि क्यों आप ज़्यादा सैलरी डिजर्व करते हो। 7 पॉइंट है कि आपको ट्राई करना है कि जो आपकी सैलरी नेगोशिएशन है वो थर्सडे या फ्राइडे को हो, क्योंकि वीक के स्टार्टिंग डेज में मोस्टली रिक्रूटर्स गियर्ड अप होते हैं नेगोशिएशंस के लिए, पर वीक के एंड डेज में आते आते रिक्रूटर्स भी टायर्ड हो जाते हैं और वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते नेगोशिएशन में। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपको हमेशा हाई पैकेज डिमांड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई होगी तो वो आपको एक काउंटर ऑफर देंगे, फिर आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। और अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी ऑफर नहीं होगा और आपको बिल्कुल कम सैलरी में कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अगले 2-3 साल तक आप फिर रिग्रेट करते रहोगे। इसलिए जितना आप डिजर्व करते हो वो डिमांड करो हमेशा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।